क्या आप कभी सोचते हैं कि सबसे बुरे हालात में भी इंसान अपनी जिंदगी का कोई मतलब कैसे ढूंढ सकता है? क्या गैस चैम्बर, मौत की कतार और भयानक यातना शिविरों में भी कोई उम्मीद जिंदा रह सकती है? आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में अंधेरे में एक रोशनी की तरह काम किया है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा सबूत है उस इंसान की ताकत का जो हर दर्द, हर असंभव हालात में भी जीने का कारण ढूंढ लेता है। इस किताब को लिखा है ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और होलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर ई फ्रैंकल ने। उन्होंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बिताए अपने सालों के दर्दनाक अनुभव को न सिर्फ जिया बल्कि उसे एक ऐसी थ्योरी में बदला जिसे आज लोगोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकल का मानना है Those who have a why to live can bear with almost any how, यानी जिसे जीने का कोई मकसद मिल जाए वो किसी भी हालात को झेल सकता है। इस किताब को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा एक्सपीरियंसेस इन अ कंसंट्रेशन कैंप और दूसरा लोगोथेरेपी इन अ नटशेल। इसमें कुल मिलाकर 2 भाग और 10 प्रमुख विषय हैं जिनमें फ्रैंकल ने इंसानी मानसिकता, पीड़ा, उद्देश्य और आशा को अद्भुत तरीके से समझाया है। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं स्किल फैल्कन, जहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उन्हें जीते हैं। हम हर मंडे और सैटरडे सुबह 10 बजे एक नई किताब की कहानी, उसकी सोच और उसके पीछे छिपी गहराई आपके सामने लाते हैं ताकि आपकी सोच बदले, आपकी जिंदगी बदले। तो अगर आप तैयार हैं उस सफर पर निकलने के लिए जहां अंधेरे में भी रोशनी मिलती है, जहां दर्द में भी मतलब छिपा होता है, तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक क्रांति है जो आपकी सोच को नई दिशा देगी। पार्ट 1, एक्सपीरियंसेस इन अ कंसंट्रेशन कैंप। यातना शिविर के अनुभव। Those who have a why to live can bear with almost any how. जिसके पास जीने का कोई कारण होता है वह किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। यह भाग विक्टर ई फ्रैंकल के उन वास्तविक अनुभवों को सामने लाता है जो उन्होंने नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप में झेले। यह सिर्फ एक युद्ध कैदी की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान की आत्मा की ताकत की गवाही है। फ्रैंकल एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे, लेकिन जब उन्हें एक नंबर में बदल दिया गया तब उन्होंने जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को आत्मसात किया। चैप्टर 1, एडमिशन, प्रवेश। जब फ्रैंकल को पहली बार ऑशविट्ज कैंप में लाया गया तब उनके साथ बाकी कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। एक गार्ड के इशारे से तय होता था कि कौन जिंदा रहेगा और कौन सीधे गैस चैम्बर में जाएगा। यह फैसला केवल कुछ सेकंड में होता था और उस फैसले से जीवन और मृत्यु का अंतर तय होता था। फ्रैंकल का कहना है कि उस समय उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तुरंत जाग उठा। उन्होंने खुद को एक डॉक्टर की तरह सोचना शुरू किया, एक रोगी की तरह नहीं। उनसे उनका सामान छीन लिया गया, कपड़े उतार लिए गए, बाल काट दिए गए और उन्हें एक नंबर दे दिया गया। अब वह इंसान नहीं, सिर्फ एक कैदी नंबर थे। उन्होंने लिखा कि जब उनका लिखा हुआ एकमात्र पांडुलिपि भी फाड़कर फेंक दी गई तब उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन भी मिटा दिया गया हो। इसके बावजूद उन्होंने एक निर्णय लिया, वह हर कीमत पर जीवित रहेंगे ताकि एक दिन अपने अनुभवों को पुस्तक के रूप में लोगों तक पहुंचा सके। यह निर्णय ही उनके अस्तित्व का कारण बना। चैप्टर 2, रूटीन कैंप लाइफ, रोजमर्रा का शिविर जीवन। शिविर जीवन की सबसे भयावह बात यह थी कि अत्याचार दिनचर्या बन चुका था। सुबह 4 बजे जबरन उठाया जाना, ठंडी में नंगे पांव खड़ा रहना, गिनती के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना और उसके बाद सड़ा हुआ सूप या एक टुकड़ा ब्रेड। फ्रैंकल बताते हैं कि धीरे धीरे कैदियों में आपत्ति सुन्नता आ जाती थी। अब उन्हें किसी साथी की मृत्यु पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। जब कोई साथी गिरता और मर जाता तो लोग उसके जूतों पर ध्यान देते थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें खुद की जरूरत पड़ सकती थी। फ्रैंकल ने यह भी देखा कि कैदी 3 तरह से प्रतिक्रिया करते थे। कुछ लोग टूट जाते थे, कुछ लोग बुरे बन जाते थे और कुछ लोग अच्छे बने रहते थे। उन्होंने लिखा कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को जिंदा रख पाता है तब तक वह यातना में भी इंसान बना रह सकता है। यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक साथी कैदी जो खुद बहुत बीमार था फिर भी दूसरों को सांत्वना देता रहता था। वह अपनी अंतिम सांस तक दूसरों को उम्मीद देता रहा। फ्रैंकल के लिए यह प्रेरणा बन गया। फ्रैंकल हर सुबह अपनी पत्नी की कल्पना करते थे। उन्हें नहीं पता था कि वह जीवित है या नहीं, लेकिन उसका चेहरा उनकी आत्मा में बस गया था। यही स्मृति उन्हें हर दिन जीवित रखती थी। लव गोज वेरी फार बियॉन्ड द फिजिकल पर्सन ऑफ द बिलव्ड। प्रेम प्रिय व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति से कहीं आगे तक जाता है। चैप्टर 3, लिबरेशन, मुक्ति।
युद्ध के अंत में जब कैदियों को आजाद किया गया, तब उनके लिए आजादी एक अजीब अनुभव थी। उन्होंने वर्षों तक अपनी भावनाओं को दबाया था, अब वे उन्हें महसूस करना भूल चुके थे। जब उन्होंने पहली बार खुले मैदान में कदम रखा, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे यह कोई सपना हो। फ्रैंकल बताते हैं कि मुक्ति के बाद भी उनका मन तुरंत स्वतंत्र नहीं हो पाया। कुछ कैदी बहुत कठोर हो चुके थे, वे अब दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं रह गए थे, और कुछ इतने आहत थे कि वे छोटी छोटी बातों पर टूट जाते थे। एक बार फ्रैंकल एक गांव के खेत में जा रहे थे। उन्होंने फूलों को देखा और घास को छुआ। अचानक वह रोने लगे। यह प्रकृति का अनुभव वर्षों बाद हुआ था। उन्होंने लिखा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से इंसान बन रहा हूँ। मुक्ति के बाद फ्रैंकल को एक बहुत बड़ा बोध हुआ। जीवन का अर्थ सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और उद्देश्य के लिए जीने में है। यही लोगोथेरेपी का बीज था, जिसे उन्होंने बाद में एक चिकित्सा प्रणाली के रूप में विकसित किया। मैन इज केपेबल ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बाय चेंजिंग हिमसेल्फ। मनुष्य स्वयं को बदलकर संसार को बदलने में सक्षम है। एक प्रेरणादायक वास्तविक उदाहरण एक भारतीय शिक्षक जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया। खुद गरीबी से जूझते हुए भी दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का कार्य किया। उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उद्देश्य बहुत गहरा था, समाज को बदलना। उन्होंने अपने जीवन की हर कठिनाई को इसी उद्देश्य से पार किया। फ्रैंकल की तरह उन्होंने भी यह साबित किया कि जब जीने का कारण बड़ा हो तो हर संघर्ष छोटा लगने लगता है। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। जब आपके पास जीवन का एक गहरा उद्देश्य होता है तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। फ्रैंकल ने हमें यह सिखाया कि इंसान अपनी सोच और दृष्टिकोण से अपने दुख को बदल सकता है। हर पीड़ा में एक संभावना छिपी होती है, अगर आप उसे पहचान सको। दूसरों की सेवा और प्रेम ही वह ताकत है जो कठिन समय में भी इंसान को इंसान बनाए रखती है। मुक्ति केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होनी चाहिए। अगर आप कभी जीवन में अंधेरे में खो जाएं, तो फ्रैंकल की यह बात याद रखना, इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट्स मैन कैन इल्यूमिनेट हिज लाइफ विथ मीनिंग। सबसे अंधेरी घड़ी में भी इंसान अपने जीवन को अर्थ से रोशन कर सकता है। पार्ट 2, लोगोथेरेपी इन अ नटशेल। संक्षेप में लोगोथेरेपी। चैप्टर 1, लोगोथेरेपी एज अ मीनिंग कैंटर्ड थेरेपी। अर्थ केंद्रित चिकित्सा के रूप में लोगोथेरेपी। इस अध्याय में फ्रैंकल यह स्पष्ट करते हैं कि लोगोथेरेपी पारंपरिक मनोचिकित्सा से किस प्रकार भिन्न है। पारंपरिक चिकित्सा जहां रोगी की समस्याओं की जड़ें अतीत में ढूंढती है, वहीं लोगोथेरेपी भविष्य और उद्देश्य की ओर उन्मुख होती है। फ्रैंकल के अनुसार इंसान का प्रमुख प्रेरक बल आनंद या शक्ति नहीं, बल्कि जीवन में अर्थ की तलाश है। फ्रैंकल ये मानते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य पा लेता है, तब वह सबसे गहरे दुख को भी सह सकता है। यह चिकित्सा रोगी को यह प्रश्न करने के लिए प्रेरित करती है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक शिक्षक जो अपने पेशे से थक चुका था, जब उसने यह सोचा कि उसके पढ़ाए हुए छात्र देश की सेवा कर रहे हैं, तब उसमें फिर से ऊर्जा आ गई। चैप्टर 2, द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व का सार। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मनिर्धारण की क्षमता है। फ्रैंकल लिखते हैं कि भले ही हमारे बाहरी हालात हम नियंत्रित न कर सकें, पर हम यह तय कर सकते हैं कि हम उन हालातों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। एक व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा था, लेकिन उसने हर दिन अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया, जिससे दूसरे रोगियों को प्रेरणा मिले। यह उसका अपने अस्तित्व को अर्थ देने का तरीका था। फ्रैंकल के अनुसार हम जो बनते हैं वह इस पर निर्भर करता है कि हम पीड़ा, मृत्यु और भाग्य के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। चैप्टर 3, द मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का अर्थ। फ्रैंकल बताते हैं कि जीवन का कोई एक सार्वभौमिक अर्थ नहीं होता। हर व्यक्ति हर परिस्थिति में अलग अर्थ खोजता है। जीवन हमसे प्रश्न करता है और हमें अपने उत्तर अपने कार्यों, दृष्टिकोण और जिम्मेदारियों से देने होते हैं। एक वृद्धा जो अकेलेपन से जूझ रही थी ने एक बालिका गृह में वॉलंटियर के रूप में समय देना शुरू किया। वह कहती थी, अब मेरा हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होता है। यही उसका जीवन का अर्थ बन गया। फ्रैंकल कहते हैं, जीवन से अर्थ पाने के 3 रास्ते हैं। सृजन, कुछ रचना, अनुभव, प्रेम, प्रकृति आदि से जुड़ाव और पीड़ा को अर्थपूर्ण ढंग से सहना। चैप्टर 4, द एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव अस्तित्व का सार। इस अध्याय में फ्रैंकल इस बात पर जोर देते हैं कि मानव अस्तित्व का सार उसकी नैतिक जिम्मेदारी में निहित है। इंसान एकमात्र प्राणी है जो यह तय कर सकता है कि वह कौन बने। एक युवक जिसने किशोरावस्था में गलती की थी,
उसने जेल से बाहर आने के बाद नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया और सैकड़ों युवाओं को बदलने में मदद की। फ्रैंकल मानते हैं कि इस तरह की जिम्मेदारियां ही मानव को पशु से अलग करती हैं। हम केवल परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने दृष्टिकोण और निर्णयों से ऊपर उठ सकते हैं। चैप्टर 5 द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अस्तित्व की रिक्तता। यह अध्याय बताता है कि आधुनिक मानव किस प्रकार आंतरिक खालीपन से पीड़ित है। जब परंपरागत मूल्य टूटते हैं और स्वतंत्रता की अधिकता दिशाहीनता पैदा करती है, तब व्यक्ति जीवन को अर्थहीन महसूस करता है। फ्रैंकल के अनुसार यह रिक्तता अवसाद, आक्रोश और व्यसन की जड़ बनती है। जब एक युवा इंजीनियर को उसकी नौकरी में आत्मसंतोष नहीं मिला, तब वह अपने कौशल से गांव में एक तकनीकी स्कूल खोलने लगा। उसका खालीपन अब योगदान में बदल गया था। फ्रैंकल कहते हैं, मीनिंगलेसनेस नॉट ओनली कॉजेज न्यूरोसिस बट ऑल्सो सोशल केओस। चैप्टर 6 द मीनिंग ऑफ सफरिंग, पीड़ा का अर्थ। फ्रैंकल का सबसे शक्तिशाली संदेश इसी अध्याय में है। वे बताते हैं कि पीड़ा से भागने की बजाय उसे एक अर्थ के साथ सहना चाहिए। जब हम पीड़ा को उद्देश्य से जोड़ते हैं, तब वह हमारे चरित्र को मजबूत बनाती है। एक महिला जिसे कैंसर हो गया था ने ये ठाना कि वह हर सप्ताह एक और मरीज से मिलकर उसे सकारात्मक रहने की प्रेरणा देगी। उसके लिए यह सेवा ही उसकी पीड़ा का अर्थ बन गई। फ्रैंकल मानते हैं कि पीड़ा अगर उसे अर्थ दिया जाए तो जीवन का गहरा अनुभव बन सकती है। चैप्टर 7 लाइफ्स ट्रांजिटोरीनेस, जीवन की क्षणभंगुरता। फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन की अस्थिरता ही उसे मूल्यवान बनाती है। हर क्षण बीत जाता है, इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाना जरूरी है। एक युवक ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा से पहले एक फोटो एग्जीबिशन लगाई, जिसमें उसने अपने जीवन की सभी यादें साझा की। फ्रैंकल इसे दृष्टिगत विरासत कहते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे बाद भी दूसरों को प्रेरणा देता है। जो समय बीत गया वह व्यर्थ नहीं है, वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। चैप्टर 8 द सुपर मीनिंग, परम अर्थ। यह अध्याय बताता है कि कभी कभी हमें जीवन के अर्थ की समझ नहीं आती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अर्थ नहीं है। फ्रैंकल इस रहस्यमय और आध्यात्मिक आयाम को सुपर मीनिंग कहते हैं, एक ऐसा उद्देश्य जो हमारी समझ से परे है। फ्रैंकल ये स्वीकार करते हैं कि हर चीज को तर्क से नहीं समझा जा सकता, परम अर्थ को केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसे कोई सन्यासी ईश्वर को महसूस करता है। यह अध्याय हमें विनम्रता सिखाता है कि हम हर चीज के जवाब नहीं जानते और न जानना भी ठीक है। चैप्टर 9 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, व्यावहारिक उपयोग। फ्रैंकल लोगोथेरेपी के व्यावहारिक उपयोगों को साझा करते हैं। ये स्कूल, कार्यालय, चिकित्सालय और रिश्तों में कैसे लागू की जा सकती है, इसकी चर्चा करते हैं। एक डॉक्टर जो अपने रोगियों को केवल दवाएं देता था, जब उसने लोगोथेरेपी सीखी, तब वह हमसे यह पूछने लगा, आप किसके लिए जी रहे हैं? उसके रोगी जल्दी ठीक होने लगे, क्योंकि अब उन्हें केवल शरीर नहीं, आत्मा से भी उपचार मिल रहा था। फ्रैंकल लोगोथेरेपी को एक व्यावहारिक दर्शन मानते हैं, जो हर परिस्थिति में इंसान की आत्मा को जागृत कर सकता है। चैप्टर 10 द केस फॉर अ ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, त्रासद आशावाद की दलील। यह अध्याय जीवन दर्शन की पराकाष्ठा है। फ्रैंकल कहते हैं कि हमें उन दुखों को भी स्वीकार करना चाहिए जिन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमें आशावादी बने रहना चाहिए। यह ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म है, यानी आशा उस त्रासदी के बावजूद। एक युवक जिसने अपने माता पिता, नौकरी और स्वास्थ्य तीनों खो दिए थे, फिर भी हर सुबह एक नई शुरुआत करता था। फ्रैंकल इसे मानव आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता कहते हैं। फ्रैंकल हमें सिखाते हैं कि जीवन भले ही त्रासद हो, फिर भी वह मूल्यवान है। और यह आशावाद कोई अंधा विश्वास नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भरा हुआ दृष्टिकोण है। स्किल फैल्कन की पॉइंट्स। फ्रैंकल के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने जीवन का अर्थ ढूंढना। लोगोथेरेपी हमें यह सिखाती है कि पीड़ा को भी एक उद्देश्य के साथ सहा जा सकता है। जीवन का कोई एक अर्थ नहीं, बल्कि हर क्षण और हर इंसान का अपना अर्थ होता है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति है परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। अर्थहीनता ही अवसाद और सामाजिक संकटों की जड़ है। हर इंसान अपने अस्तित्व की गहराई में उतरकर अर्थ को पा सकता है। हर सोमवार और शनिवार सुबह 10 बजे हम लाते हैं स्किल फैल्कन पर एक नई किताब, एक नया दृष्टिकोण और जीवन को बदलने वाली एक नई सोच। अगर आप जीवन में खालीपन महसूस करते हैं, अगर आप अपने अंदर अर्थ की खोज में हैं, तो यह पुस्तक आपकी आत्मा के लिए दवा है। When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.
जब हम किसी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, तब जीवन हमें खुद को बदलने की चुनौती देता है।